एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कांग्रेस का सर्वे, मध्य प्रदेश कांग्रेस का सर्वे चल रहा है। सर्वे उपचुनाव को लेकर है, लेकिन राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात, उससे पहले सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात, क्या आला कमान भी अलग तरह से सर्वे करा रहा है और ये समझना चाहता है कि कमलनाथ जी की जगह कहां है, केंद्र में या मध्य प्रदेश में। तो कई तरह के सर्वे इस समय कांग्रेस में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कमलनाथ जी राहुल गांधी से मुलाकात किए, करीब 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वही सब बातें कहा जा रहा है कि तीनों उपचुनाव, चाहे विधानसभा की बात करें या चौथा लोकसभा, एक खंडवा बुरहानपुर, उसको लेकर बातें हुई है। लेकिन लगातार हो रही मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि पहले सोनिया गांधी से मुलाकात किए थे कमलनाथ, उसके बाद राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और लंबी मुलाकात के बाद हालांकि कोई बयान ऐसा उनके सामने से नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने 4 जो उपचुनाव होना है उनको लेकर भी सर्वे कराया। सर्वे में कई सारे नाम है। अरुण यादव का नाम है ही लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, जयश्री ठाकुर का नाम है, और या फिर झूमा सोलंकी, सचिन बिरला, ये वो लोग हैं जिनमें सर्वे में 4 नाम सामने आए गए हैं। लेकिन इन 4 में से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, चर्चा इस पर भी चल रही है। लगभग ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद कांग्रेस तय कर सकती है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकातें चल रही है। कमलनाथ जी की लगातार मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से, अरुण यादव, माफ करिएगा, और साथ ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इस पहले हमने ये भी देखा था कि अरुण यादव की मुलाकात भी हुई थी सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से। तो क्या ये मसला मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चल रहा है, या फिर केंद्र में जिस तरह कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने एक बैठक ली थी तमाम विपक्षी दलों की, उससे 1 दिन पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात की थी कमलनाथ ने। तो कमलनाथ एक बहुत ही सीनियर लीडर है और हर जो संगठन है, अलग अलग राजनीतिक दल है, उनसे संपर्क भी सीधे हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, शरद पवार की बात करें, या फिर देवेगौड़ा, ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे सीधे संपर्क है कमलनाथ जी के। पर कमलनाथ का बार बार दिल्ली का दौरा आखिर क्या कहता है, हम समझेंगे कि आखिर है क्या। लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है कांग्रेस के भीतर बाहर, कई तरह के नाम। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर बैठकें चल रही है। बैठक के बाद कई तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से भी। चलिए, मेरे साथ योगेश जी जोड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। योगीराज जी, बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कमलनाथ जी दिल्ली में ज्यादा सक्रिय है बनस्पत मध्य प्रदेश की। हालांकि ये उन्होंने साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले सोनिया गांधी से मुलाकात, अब राहुल गांधी से मुलाकात, और कांग्रेस का एक सर्वे भी आया है जिसमें 4 नाम खासकर खंडवा बुरहानपुर लोकसभा को लेकर सामने आए। क्या कहेंगे, इन मुलाकातों के क्या मायने निकाले? देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी का जहाँ तक सवाल है, कमलनाथ जी बहुत आसानी से मध्य प्रदेश छोड़ने वाले हैं नहीं। और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिखाई दे रही है। उनको ये लग रहा है कि 2018 के जो परिणाम है वो 2 साल बाद वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो जितने कांग्रेस के विधायक हैं 90 से ज्यादा, वो आत्मविश्वास से लबरेज है। कमलनाथ जी को ये लग रहा है कि इस बार हम ज्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सरकार आ सकती है। तो सबसे बड़ा कारण तो उनका मध्य प्रदेश छोड़ने का यही है, जबकि आला कमान उनको मध्य प्रदेश में रखना नहीं चाहता। और ये जो उपचुनाव हो रहा है, एक लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभा का उपचुनाव, ये बहुत कुछ इनके परिणाम तय कर देंगे कि कमलनाथ जी को आखिर रहना कहाँ है। यदि उपचुनाव में आशानुकूल परिणाम कांग्रेस दिखा पाती है तो कांग्रेस ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि मैंने मध्य प्रदेश में परफॉर्म करके दिखाया है और मुझे भी अगले चुनाव में भी मौका दिया जाए, और वो अगली बार फिर मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने पेश हो सकते हैं। तो कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी यही है, और इसलिए वो ज्यादातर मध्य प्रदेश में अपना फोकस करते हैं और दिल्ली में बैठे रहते हैं, ताकि अपने आला कमान के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर सके। लेकिन ये बहुत मैंने बताया ना कि ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा उपचुनाव के नतीजों पर। और जहां तक सर्वे में जो नाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने नेता उतने ही नाम अलग अलग तरीके से चल रहा है। अभी सर्वे के हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन दिग्विजय सिंह के अपने नाम है, कमलनाथ जी के अपने नाम है, और अरुण यादव तो अपना नाम खुद घोषित कर ही चुके हैं। तो बड़ी सिर फुटबॉल की स्थिति इस समय कांग्रेस में बनी हुई है। हालांकि वह नेचुरल कैंडिडेट अरुण यादव ही है, लेकिन अरुण यादव ने बहुत जल्दी अपने नाम की दावेदारी पेश कर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी माइनस मार्किंग
पकड़ने शुरू कर दिए। जी। और अब टिकट तो जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली तो अरुण यादव को मिलना है, लेकिन अब ये फाइनल कब होता है, हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए, लेकिन संभावना मुझे अरुण यादव की लगती है। और अब देखना यही है कि टिकट मिलने के बाद फिर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे साथ गोविंद मालू जी जुड़े हैं, जितेंद्र मिश्रा है कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, चलिए गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े। गोविंद मालू जी से पहले बात कर लेता हूँ। गोविंद जी, ऐसा लग रहा है कि अब उपचुनाव की तारीख कभी भी सामने होगी। आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लगातार आपके प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी जनता के बीच में हैं, लेकिन कमलनाथ जी दिल्ली में हैं सोनिया और राहुल के बीच में, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को मिल सकती। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह की तैयारी हम देख रहे हैं कि महिला कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, महंगाई और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सर्वे भी करा लिया है कांग्रेस ने में, जिसमें अरुण यादव का नाम भी है, जयश्री ठाकुर है, जुमा सोलंकी है, सचिन बिरला है। ये सब वो नाम है जिनमें से कोई एक व्यक्ति खंडवा से हो सकता है। बीजेपी से कौन? भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न नहीं है। दूसरा, सर्वे के नाम पर अपनी फर्म के किसी साथी का नाम देना, सहयोगी का नाम देना, ये हमारे यहाँ मंथन चिंतन होता है, और उसके बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार हो उसको हमारी जो चुनाव समिति है वो फैसला करती है और वो टिकट देती है। इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं चलता है कि कोई मुख्यमंत्री जी ने कह दिया या प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया वो हो जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो उसमें चिंतन होती है बैठक में, उसमें सारे प्लस माइनस पर विचार होता है, उसके बाद होता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में तो जो कमलनाथ चाहेंगे वही होगा। कोई सर्वे नहीं होता है, कमलनाथ ही सर्वे सर्वा है। वो सर्वे सर्वा है तो वो जो चाहेंगे वही सर्वे, तो सर्वा हटा के सर्वे कर दिया, वो कमलनाथ सर्वे है। वो जो तय करेंगे वो होगा। अब अभी मैं सुन रहा था कि वो नेचुरल कैंडिडेट कौन है। दुनिया को कुछ भी दिखता है, कांग्रेस को जो दिख रहा है वही होता है। और वास्तव में क्या है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों का ही टोटा है, इसलिए इक्के दुक्के लोग होते हैं, और जहां जिसका जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये ऊपर से नीचे तक कांग्रेस में चलता है। चाहे वो कमलनाथ जी को बड़ी जवाबदारी देने की बात हो या टिकट देने की बात हो, ये पहले से होता रहा है। आरोप भी कांग्रेस के नेताओं ने लगाया, हमें कोई मतलब नहीं वो कितना उनमें सौदा नहीं, लेकिन आपने कहा जितनी थैली भारी वो उतना भारी। अब सवाल ये भी है कि आपने कमलनाथ जी का नाम भी लिया कि बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या थैली उनकी भारी है? बिल्कुल यही बात है। उन्होंने 5 साल के लिए पहले पट्टा ले रखा है, लीज पे ले रखे मध्य प्रदेश को, और उसी के तहत तभी तो वो सब बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बने, सब वही बने। वो किसी को इसमें भागीदारी उनकी इच्छा होगी तो देंगे, या जो उनका जिसको कहना चाहिए कि कोई पैट आदमी होगा उसको देंगे। इसलिए ये कांग्रेस में चलता ही है। ये सारे कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी ठेकेदारी प्रथा पर चलती है। यहाँ कोई कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं, यहाँ कोई आइडियोलॉजी का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ तो ये प्राइवेट लिमिटेड, गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है, उन्होंने जिसको फ्रेंचाइजी दे दी वो चलाता है, वो फ्रेंचाइजी चल रही है। जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, ये फ्रेंचाइजी किसको मिलने वाली? क्या फ्रेंचाइजी या ठेका बदलने वाला है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोविंद मालू जी की भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। सवाल था कि आपके पास कैंडिडेट कौन, वो जवाब न दे पाए और उसके बदले में उन्होंने, ये गोविंद जी का सवाल नहीं है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का एक आदत बन गई है। आप सवाल इनसे पूछिए, जवाब ये कांग्रेस का देने लगते। कांग्रेस का सर्वे होना है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आप अपना जवाब दीजिए कि आपके पास में उम्मीदवार कौन है। आप कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बता रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सर्वे नहीं होता, हमारे यहाँ तो चिंतन मनन होता है और टिकट दे दिया जाता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है आपकी, इस तरीके से आपको टिकट देना चाहिए। कांग्रेस ने सर्वे कराया, जनता के बीच में भी जाके सर्वे हुआ है, और वो कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिसके आवाज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आती है, टिकट उसे दिया जाता है। असल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मनोज जी ये होती है, ये कमरे में बैठ के चिंतन मनन करके टिकट दे देंगे। ये तो कहते थे हम तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, हमारा अपना कैडर है,
हमारी तो नीचे से आवाज आती है। आज गोविंद मालू जी अपनी पार्टी के सिद्धांतों को आप देख रहे हैं किस तरीके से बता रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आज का चरित्र बन गया है कि अब बता रहा थैली भारी वाली। अरे राजमाता सिंधिया के सामने आपने सारी पार्टी को गिरवी रख दिया था, तब उनकी थैली भारी थी कि हल्की थी? आप सार्वजनिक रूप से कहते हो कि हमको राजमाता के पैसे से पार्टी चलाते थे हम। तो कुल मिला के ये एक बार देखिए कि हम कह क्या रहे हैं और हमारा कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर सारी जगह सर्वे होगा, जनता की मांग और छोटे कार्यकर्ता की इच्छा के अनुसार कांग्रेस में टिकट दिया जाएगा। आप बताइए कि आप खंडवा में किसको लड़ा रहे हैं? हमारे पास तो 4 नाम आ गए, आप किसको टिकट देने वाले, ये भी तो बताइए। सवाल भारतीय जनता पार्टी से होता है, बीच में कांग्रेस को ले आते हैं। लेकिन कम से कम गोविंद मालू जैसे वरिष्ठ नेता जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, जो कि एक सम्मानीय वरिष्ठ है, उनको तो कम से कम अपनी पार्टी की लाइन स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, ये जो मुलाकातें हो रही है, सोनिया जी से पहले मुलाकात हुई कमलनाथ जी की, फिर राहुल गांधी से, तो है क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ जी को मिलने वाली? कांग्रेस भी अपना, जो चाहे सोनिया जी राहुल जी, वो अपना एक अलग तरह से सर्वे करा रहे, किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए, या मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट है? नहीं, देखिए मनोज जी, अपने नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना मुझे लगता है ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अभी आप देखना मालू जी इस पर भी कमेंट करेंगे कि क्यों मिले, कैसे मिले। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अपने दल की छोड़ के सारी बातें कराई, सारे दल की जानकारी इन्हें होती है, अपने दल के बारे में कुछ नहीं कहते। निश्चित तौर पर आप ये देख रहे हैं कि लगातार अराजकता सरकार की गैर जिम्मेदारियों के कारण आप ये देखिए कि आज किस तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। 2023 का कैनवस बिछा रहा है मध्य प्रदेश में। जो 2 घटनाएं आपने देखी, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। उन सबको लेकर के, महंगाई को लेकर के हमने क्या काम किया। महिला कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, युवक कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस कमेटी भी लगातार अपना काम कर रहा है। ये सारी रिपोर्ट्स को लेकर के, इन सारी गतिविधियों को लेकर के कमलनाथ जी की मुलाकात हुई है। जी ठीक है। योगेश जी, ये जो मुलाकातें हो रही है कमलनाथ जी की सोनिया जी से और उनसे, आपने भी कहा कि वो चाहते, आलाकमान चाहते कि वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाए और मध्य प्रदेश छोड़ेंगे नहीं कमलनाथ जी, ये भी बड़ा तय है, बहुत स्पष्ट वो खुद भी कह चुके हैं। ऐसे में आखिर जो दूसरे लोग हैं जिन्हें मौका मिल जाना चाहिए, क्या वो फिर एक बार अटक जाएगा या फिर राहुल गांधी कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे? नहीं, देखिए राहुल गांधी मतलब एकदम से ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। वो लेंगे जो भी उसमें सहमति कमलनाथ की 100% होगी, बिना उनकी सहमति से वो कुछ करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यदि आप देखा जाए, कांग्रेस को यदि कोई थोड़ा बहुत चलाने वाला आदमी है तो वो कमलनाथ है। सेकेंड लाइन तो उन्होंने भी कोई तैयारी नहीं की। मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरे 2 लोगों के भरोसे पिछले 25 सालों से चल रही है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। तो सेकंड लीडरशिप इन्होंने ना तो पनपने दी। अब राहुल गांधी एकदम से यदि कोई नए नेता उतार के बहुत बड़ा कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो भरोसा इन्हीं लोगों पर करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाए। लेकिन कमलनाथ जी की खुद की दिली जो इच्छा है, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हें ज्यादा पास नजर आती लग रही है। तो ऐसे में वो मध्य प्रदेश छोड़ेंगे, इसमें बड़ा संशय है। तो ये बहुत टिपिकल निर्णय है कांग्रेस के लिए कि कमलनाथ जी का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। और लेकिन ये सब मैंने एक बात और आपसे जिक्र किया कि ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा उपचुनाव के नतीजों पर। यदि कांग्रेस के फेवर में नतीजे आए तो कमलनाथ जी ये कहने में रहेंगे, कह पाएंगे कि मध्य प्रदेश में रहना है और मैं 2023 में फिर कांग्रेस लेकर आऊंगा। तो ये नतीजे तय करेंगे कमलनाथ जी की भूमिका। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये नतीजे तय करेंगे, यानी नतीजे तक तो स्थिति जस की तस रहेगी, नतीजे के बाद ही कुछ नया दिखेगा। बिल्कुल। प्रायोरिटी दोनों ही दलों की, चाहे कांग्रेस प्रेजेंट में तो जो सर्कमस्टांसेस बन रही उपचुनाव में अपने कैसे 4 सीटें जीते या इनमें से ज्यादा सीटें जीते, ये दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव की जहाँ तक सवाल है तो लोकसभा चुनाव तो सीधे मतलब सेंट्रल को अटैक करने वाला चुनाव है। यदि मान लो कांग्रेस जीतती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज केंद्रीय राजनीति में जाएगा। और बीजेपी को इसलिए आवश्यकता है कि बीजेपी अपनी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी केवल 1 सीट तो है कांग्रेस की, कमलनाथ की,
तो वो एक नई सीट प्लस करके अपना प्लस नंबर बढ़ाना चाहती है, और बीजेपी लूज नहीं करना चाहती कि हमारी एक भी सीट कम हो जाए। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी से चर्चा हो रही है, सर्वे भी हो रहा है। सर्वे में 4 नाम सामने आए हैं। गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे थे जितेंद्र मिश्रा जी, गोविंद जी, कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देख लिया करें, आप कांग्रेस को ज्यादा देखते हैं। मनोज जी कोई बात चलेगी तो वो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात अगर हमसे कहीं पूछी जाएगी, आपके चैनल पर कोई बात होगी तो कांग्रेस की बात हमें कोई मत, लेकिन हमें हमारे विपक्षी दल के भी स्वास्थ्य की चिंता अच्छे लोकतंत्र के लिए करनी होती है, और हम करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो उनके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, हम जानते हैं हुए भी हम उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करते। आपको जैसी पार्टी चलाना चलाइए, आपको जो करना है करिए। हम तो क्या हो रहा है ये जनता को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जब चर्चा चली है तो हम आपके यहाँ क्या हो रहा है वो बताना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि आप 4 नाम बता दें। देखिए, ये हमारे यहाँ यही तो अंतर है। हमारे यहाँ ये एकाधिकार, एक वंशी शासन या तानाशाही वो नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जब तक चुनाव समिति किसी नाम पर एक मत नहीं होती है तब तक नाम हवा में तैरते रहते हैं, और इन दी एयर बहुत सारे नाम होते हैं। और मुझे भी टिकट मांगने का हक है, मान लो खंडवा से मैं भी टिकट मांग सकता हूँ, मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो ये हर किसी को अधिकार है, इसलिए कौन नाम बताने का सवाल ही। जो नाम आप चर्चा में आते हैं वो लोग अपने आप चलाते भी हैं, कुछ आपके पत्रकार मित्र हमारे वो भी खोजबीन करते हैं और वो सामने आते हैं, लेकिन निर्णय कोई एक व्यक्ति हमारे, मैंने तो आप सबका नाम लिया, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की भी बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हो या शिवराज जी हो या वी.डी. शर्मा जी हो या जे.पी. नड्डा जी हो, हमारे कोई एक व्यक्ति न तो तय करता है, न घोषणा करता है और न घोषणा कर सकता है। सिस्टम है, एक पद्धति है। हमने ये बताया, हमने बताया कांग्रेस में क्या है, वहाँ जैसा होता है हमारे नहीं होता। हमने तो ये कहा हमें क्या करना, कमलनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए, क्योंकि अब क्या है कांग्रेस को चाहिए चेहरे, और अब चेहरे जो G23 के बाद जो अलग हो गए उनको अलग कर दिया। उनको हमारी कौन चिरौरी करेगा, हमारे जय जयकार कौन करेगा, ये जय जयकार का संस्कार जो कांग्रेस में है वो कभी बंद नहीं हो सकता। और जो जय माता दी जय जयकार करेंगे गांधी परिवार की, वही साथ रहेंगे। हम तो केवल विश्लेषण करते हैं, हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या चल रहा है, और ये सब चीज आप लोग भी करते हैं, पत्रकार भी करते हैं, राजनीतिक समीक्षक भी करते हैं। इसमें कोई बात नहीं, उसमें आलोचना में भी अच्छी बात निकलती है जो कांग्रेस को ग्रहण करना चाहिए। मालू जी, ये जो उपचुनाव है ये अलग तरह का है, क्योंकि इसके बाद फिर 23 और 24 भी दिखाई देगा, तो कांग्रेस भी तैयारी तो यही कर रही है और करना भी चाहिए। विपक्ष में है कांग्रेस, दमोह के बाद से एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस को लगता है कि दमोह की राह पर हम चलकर बाकी चीजें भी आसान कर लेंगे। मनोज जी, मैं तो उनको चुनौती देता हूँ कि वो पूरी ताकत, जितनी भी ताकत है वो लगाएं और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें, क्योंकि हर राजनीतिक दल को ये करना चाहिए। मैं नहीं भी कहूंगा तो भी करेंगे, वो तो करना ही चाहिए। और हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो जो हमसे टकराए तो मजा तो आए, और जनता भी तो देखे कि कितना दम है किसके बाजुओं में और कितनी चाहत है जनता के बीच में किस पार्टी के और किस नेता के बारे में। तो हम तो चाहते हैं कि वो जितनी ताकत है पूरी लगा दें, जितनी भी उनकी ताकतें लगा दें, पूरी एड़ी चोटी लगा दें। जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें। ये अपने जहन में कहीं अंकित करके रख ले, मेरी बात नोट करके रख लें। नोट कर लीजिए जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, चलिए जितेंद्र मिश्रा जी के पास मैं लौटूंगा, लेकिन मेरे साथ गोविंद मालू जुड़े हैं, साथ ही योगेश जी जुड़े हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह की मुलाकात हुई है खंडवा में, खंडवा को लेकर भी चर्चा हुई ऐसा कहा जा रहा है, और 3 और विधानसभा के उपचुनाव होना, एक रेगांव होना है, पृथ्वीपुर है, और कुल मिलाकर हम देखें तो ये 3 जो उपचुनाव होना है उस पर कांग्रेस की नजर भी है, भारतीय जनता पार्टी की नजर भी है। बीजेपी लगातार बैठकों के दौर कर रहे हैं। अभी इस बीच में खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उन क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं। कल भी हमने देखा सतना पहुंचे थे, फिर उसके बाद पन्ना चले गए, और जब कल लौटेंगे तो 25-26 में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही, और बैठक में उपचुनाव पर ही चर्चा होगी।
तो कई तरह के मुद्दे इस समय दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए। जितेंद्र मिश्रा जी, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि अंकित कर लीजिए अपने जहन में कि बाकी जो 4 चुनाव जहां होना है, उपचुनाव, चाहे एक लोकसभा की बात करें या 3 विधानसभा की, चुनाव तो हम ही जीतेंगे हर हाल में। तो ये कैसा बयान गोविंद मालू जी का है? लोकतंत्र में कैसे कह सकते हैं कि हम ही जीतेंगे? इसका मतलब कहीं ईवीएम सेट तो नहीं कर रखा है इन्होंने जो इस तरह की गारंटी दे रहे? अरे ये तो जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। रहा सवाल गोविंद मालू जी का और भारतीय जनता पार्टी का, ये तो दमोगा भी कह रहे थे कि आप चिंता मत करिए हम ही जीतेंगे। किस तरीके के परिणाम दिए, इतिहास बदल दिया दमोह ने। इतने वोटों से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती जितना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया मतदाताओं ने। इसके पहले जब सरकार में थे गोविंद मालू जी, 2018 से पहले हर उपचुनाव में दम ठोकते थे कि अब की बार हम जीतेंगे। बात कोलारस की कर लो, बात मुंगावली की कर लीजिए, बात अटेर की कर लीजिए, बात चित्रकूट की कर लीजिए, और रतलाम लोकसभा सीट में 8 की 8 विधानसभा पे कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था जनता ने। और हमें लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में नहीं आएगी। उसका परिणाम देखा आपने। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। इसके बाद क्या हुआ, उपचुनाव हुए। उपचुनाव में वो जो थैली की बात अभी कह रहे थे, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी, कितनी बड़ी थैली लेके आप उपचुनाव में उतरे। आपने धनबल से जनबल को पराजित किया, सबको मालूम है। आने वाले 3 चुनाव विधानसभा और 1 लोकसभा साबित कर देंगे कि आपकी बात सही है या गलत। जी, लेकिन जितेंद्र जी, जो 4 विधानसभा, हम रेगांव की बात करें, पृथ्वीपुर आपने पहले ही जीता या जोवट आपके पास थी, एक जरूर कांग्रेस के पास रहा करती थी, और कांग्रेस भी ये चाहेगी कि तीनों विधानसभा उसके पास आ जाए। और दूसरी तरफ लोकसभा पर भी आपकी नजर होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अर्चना चिटनिस का नाम वहां से बड़ी तेजी से चर्चा में, और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अर्चना चिटनिस ही वहां से सामने होंगी। पहले मंत्री रही है, बीच में आप भी जानते कि नंद कुमार चौहान और उनके बीच में जो भी अनबन चलती रहती थी। अब स्वर्गीय नंद कुमार चौहान रहे नहीं, उनके बेटे के नाम की चर्चा भी बहुत है। तो क्या एक दमोह से अलग हटके ये चैलेंज है, इसीलिए इतनी बैठकें हो रही है आपके बीच में? नहीं, देखिए, अर्चना चिटनिस जी मंत्री रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है मनोज जी, जो अध्यक्ष के खिलाफ लड़ेगा, जो अध्यक्ष के खिलाफ रहेगा, उसको पार्टी में तवज्जो दी जाती है। शिवराज सिंह जी का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इनको पार्टी ने तवज्जो जब देना शुरू किया जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम वर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पार्टी के घोषित अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़के ये स्थापित हुए थे भारतीय मध्य प्रदेश की राजनीति। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं है। अर्चना चिटनिस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ काम करती रही, उनको परेशान करती रही, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनको प्रवक्ता बनाया। किस लिए है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद मालू जी तो समझ रहे, आप भी थोड़ा सा नजर दोहराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अर्चना चिटनिस जी को प्रवक्ता सिर्फ इसलिए बनाया गया है, इशारा है कि टिकट नहीं दिया जाएगा। अब आया दूसरा नंबर, चाहे कृष्ण मुरारी मोगे हो या गोविंद मालू जी स्वयं हो, जो भी है उनके बीच में लड़ाई है। अर्चना चिटनिस जी को हाईकमान ने रास्ता दिखा दिया। चलिए ठीक है योगीराज योगेश जी, ये बात में दम तो है। खैर, अर्चना चिटनिस जी को मौका दिया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब नए प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई तो उसमें ऑलरेडी 2 सांसद है, और दोनों एक राज्यसभा से आता है, एक लोकसभा से आता है। तो सांसद को प्रवक्ता बनाया, और ये पहले से होता रहा है बीजेपी में, और यही बीजेपी है। पर ये जो उपचुनाव है, जिसको लेकर जैसा गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि हर हाल में लिख लें आप नाम, चुनाव तो हम ही जीतेंगे, इतना कहां से दम दिखाई दे रहा है बीजेपी में? अब असल में क्या है कि कोई भी आदमी ये थोड़ी कहेगा कि हम हारेंगे, तो यही कहेगा कि सब हम जीतेंगे जीतेंगे। और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। पब्लिक की मानसिकता आखिरी दिन तक आप भाप नहीं पाते कि आखिरी दिन में क्या होने वाला है। तो ये एक उनका हो सकता है अपना उनका एक आकलन हो गोविंद मालू जी का, लेकिन एकदम से अभी कहना है बहुत जल्दबाजी होगी। तो जब सीधा साहब कोई भी कहते हैं साहब, मतलब इस समय तो निर्दलीय विधायक शेरा भी कह रहे हैं साहब नहीं जीतूंगा। हाँ, उनकी पत्नी का नाम जयश्री ठाकुर का नाम भी सर्वे में भी सामने आया। हाँ, वो तो ये भी कह रहा है कि मैं जीतूंगा वहां से। तो कोई भी खड़ा होने वाला आदमी, भले वो निर्दलीय हो या कभी टाटधारी भी रहा हो, वो भी ये नहीं कहता कि मैं हारूंगा। हर आदमी ये कहता है कि मैं तो वहां से विनिंग कैंडिडेट हूँ। तो ये अभी बहुत जल्दबाजी की स्थिति है एकदम से ऐसा बयान देना। ये तो आने वाले समय में बीजेपी की तैयारियां बताएंगे। और अभी तो
कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ। कैंडिडेट का चयन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि नंदू भैया के जो बेटे हैं, अभी तक बहुत पीछे उनका नाम चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार उनका नाम बहुत तेजी से सामने आया, और मेरे हिसाब से केवल 2 नाम मुझे नजर आते हैं, नंदू भैया के बेटे हर्ष और अर्चना चिट्टी इसमें बहुत तगड़े दावेदार है वहां पे। हालांकि अभी उनको प्रवक्ता बनाया गया है, लेकिन वो कई बार बीजेपी चौंकाती भी है, प्रवक्ता बना दिया, आपका ध्यान हटा दिया, बाद में टिकट दे दिया, ये सब बीजेपी में होता रहता है जी। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पार्टी का फोकस एक ही बात पे रहता है। आप सर्वे के पहले या चुनाव के पहले तमाम तरह की बातें लोग करते हैं कि साहब हमारा ये जातिगत होगा, हमारा ये प्रत्याशी होगा, लेकिन अल्टीमेट होता वही है कि सारी पार्टियों को प्रत्याशी चाहिए विनिंग कैंडिडेट। अच्छा, आप एक बात आप समझ रहे हैं कि जो 2 मुलाकातें हुई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की से कमलनाथ जी की, और हफ्ते भर 10 दिन के भीतर ये दोनों मुलाकातें हुई, मतलब कुछ तो नया दिखेगा अब कांग्रेस में? मनोज जी, मेरे से सवाल है? हाँ जी, हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, कमलनाथ जी की लगातार जो सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से जो लगातार उनकी मुलाकातें हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक चुनाव तो ये है ही है, उपचुनाव। दूसरा, खुद कमलनाथ जी की भविष्य को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और क्योंकि जिस तरीके से दावेदारी अरुण यादव ने खुद ने पेश की, मतलब ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि चुनाव डिक्लेरेशन नहीं हुई, उसके पहले से अरुण यादव वहां से कैंपेन कर रहे हैं, मतलब वो बिना पूछे ही तैयारी कर रहे हैं। और चलिए सर, मैं समझ रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत, खासकर कांग्रेस का सर्वे, अब कांग्रेस में सर्वे कई तरह के हो रहे हैं। कांग्रेस का सर्वे इस बात को लेकर भी है कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में कौन होगा प्रत्याशी। कई लोगों के नाम भी बड़े तेजी से चर्चा में है, लेकिन सर्वे इस बात पर भी है कि आखिर कमलनाथ की भूमिका कहां रहना चाहिए, मध्य प्रदेश में या फिर दिल्ली में, क्योंकि है तो वरिष्ठ नेता, हर एक बड़े नेताओं से उनके सीधे संबंध है, हर दल के जो वरिष्ठ है उनसे सीधे संबंध है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि ऐसे दौर से जब कांग्रेस गुजर रही है तो कमलनाथ जी का एक अच्छा उपयोग हो, लेकिन कमलनाथ जी साफ कर चुके हैं कि जो भी मैं करते रहूं पर मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, 2023 में वापसी करने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। तो होगा क्या? कांग्रेस का सर्वे इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 में। नमस्कार।